2000 साल पहले लगभग 25 सीई में भारतीय उपमहाद्वीप, जिसे भारत भी कहते थे, वो जमीन थी जहां कुदरती रिसोर्सेज, माहिर कारीगर और चहल पहल वाले अर्बन सेंटर्स थे। उपजाऊ मैदान जिन्हें इंडस और गंगा जैसी बड़ी नदियां सींचती थीं, एक फलती फूलती एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। इंडिया ग्लोबल कॉमर्स का एक अहम हब था, जो रोमन एम्पायर और हैन डायनेस्टी चाइना जैसे दूर दराज के इलाकों तक मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर जैसी वैल्यूएबल कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता था। मटेरियल दौलत के अलावा इंडिया गहरी बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज का केंद्र था। लर्निंग के बड़े सेंटर्स दूर दूर से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते थे और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और हेल्थ केयर जैसे कई फील्ड्स में तरक्की में योगदान देते थे। इस दौर ने गवर्नेंस, फिलॉसफी, साइंस और आर्ट में ऐसी नींव रखी जिसने सदियों तक भारतीय सभ्यता को आकार दिया। इस शानदार अतीत को समझने से उपमहाद्वीप की स्थायी विरासत और मानव इतिहास में इसके योगदान के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। लगभग 25 सीई में इंडिया का पॉलिटिकल मैप कई असरदार सल्तनतों और साम्राज्यों का एक मोज़ेक जैसा था। नॉर्थ वेस्ट में कुशन एम्पायर ने इंडिया को सिल्क रोड के ट्रेड रूट से जोड़ा, जिससे कल्चरल एक्सचेंज आसान हुआ। डेक्कन पठार में सातवाहना डायनेस्टी ने लंबे समय तक शांति और खुशहाली दी और जरूरी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया। साउथ में चोला डायनेस्टी, जो अपने कुशल शासन और फलते फूलते पोर्ट सिटीज के लिए जानी जाती थी, साउथ ईस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन के साथ फायदेमंद ट्रेड करती थी। इन साम्राज्यों ने छोटी सल्तनतों के साथ मिलकर एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाया, जिससे डिप्लोमेटिक और कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा मिला। शासकों ने आर्ट्स, लिटरेचर और धर्म को संरक्षण दिया, जिससे एक समृद्ध कल्चरल माहौल बना। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और अलग अलग धार्मिक परंपराओं के लिए उनके सपोर्ट ने ऐसे स्थायी पैटर्न बनाए जिन्होंने सदियों तक भारतीय इतिहास पर असर डाला। लगभग 25 सीई में इंडिया का आध्यात्मिक माहौल बहुत डाइवर्स और डायनामिक था, जहां कई धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं फल फूल रही थीं। बुद्धिज्म अपनी दया और अहिंसा की सीख के साथ ट्रेड रूट्स के जरिए सेंट्रल एशिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। जैनिज्म, जो अहिंसा और तपस्या पर जोर देता था, उसने समाज के अलग अलग हिस्सों से फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। वैदिक परंपरा इवॉल्व हुई, जिसमें विष्णु और शिवा जैसे देवताओं के आसपास डिवोशनल प्रैक्टिसेस पर जोर बढ़ने लगा। सांख्य, योगा और न्याय जैसे फिलोसॉफिकल स्कूल्स ने सच्चाई को समझने और मोक्ष पाने के अलग अलग रास्ते दिखाए। विचारों के इस संगम ने बौद्धिक बहस और आध्यात्मिक खोज को बढ़ावा दिया, जो टॉलरेंस और प्लूरलिज्म की कल्चर को दिखाता था। इस दौर में डेवलप हुए एथिकल प्रिंसिपल्स और दार्शनिक इंसाइट्स ने इंडिया की आध्यात्मिक विरासत को आगे भी आकार देना जारी रखा। लगभग 25 सीई में इंडिया अपने एडवांस्ड सेंटर्स ऑफ लर्निंग और अलग अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मशहूर था। तक्षशिला, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक, पूरे इंडिया और दूर दराज के देशों से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थी। करिकुलम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, जिसमें कड़ी ट्रेनिंग और ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर दिया जाता था। चाणक्य और चरक जैसे फेमस फिगर्स तक्षशिला से जुड़े हैं, जो प्रभावशाली विचारकों को पैदा करने में इसकी भूमिका को हाईलाइट करता है। आयुर्वेद, एक बहुत डेवलप्ड मेडिकल सिस्टम, ने ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बीमारियों के इलाज के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी। सर्जिकल प्रैक्टिसेस काफी एडवांस थीं और ग्रंथों में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स का जिक्र मिलता है। प्राचीन भारतीयों ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बड़ी तरक्की की, जीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप किया और ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और जियोमेट्री को एक्सप्लोर किया। सिस्टमैटिक जांच पड़ताल के प्रति इस कमिटमेंट ने इंडिया की बौद्धिक शक्ति को दिखाया और इसे प्राचीन दुनिया में ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनाया। तक्षशिला जैसे सेंटर्स द्वारा स्थापित एजुकेशनल ईथॉस ने बौद्धिक कामों के लिए एक मजबूत नींव रखी। लगभग 25 सीई में इंडिया ग्लोबल ट्रेड का पावर हाउस था। इसके व्यापारी और सामान जमीन और समंदर के रास्ते लंबी दूरियां तय करते थे। सिल्क रोड ने इंडिया को एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेड सिस्टम में इंटीग्रेट किया, जहां भारतीय व्यापारी कपड़े, मसाले और कीमती पत्थर ऑफर करते थे। मैरीटाइम ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण था। बरिगाजा और मुजिरिस जैसे पोर्ट्स रोमन एम्पायर के साथ बड़े पैमाने पर ट्रेड संभालते थे। इंडियन लग्जरीज के लिए रोमन डिमांड की वजह से भारी मात्रा में रोमन सोने और चांदी के सिक्के इंडिया में आए।
ईस्टर्न कोस्ट पर ताम्रलिप्ति जैसे पोर्ट्स ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड को आसान बनाया, जिससे भारतीय कल्चर और धर्म फैले। कुशान्स और सातवाहनस जैसे साम्राज्यों द्वारा दिया गया मजबूत ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट किया। ग्लोबल कनेक्शंस के इस दौर ने इंडिया में जबरदस्त मटेरियल खुशहाली लाई और इसके पोर्ट सिटीज में एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को बढ़ावा दिया। लगभग 25 सीई के आसपास का समय भारतीय उपमहाद्वीप में आर्ट और कल्चर के एक शानदार विकास का गवाह बना। स्कल्पचर में गंधारा और मथुरा स्कूल्स के उदय के साथ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए। गंधारा स्कूल, जो ग्रेको रोमन एस्थेटिक्स से प्रभावित था, ने बुद्ध की आइकॉनिक तस्वीरें बनाई जिनमें रियलिस्टिक ह्यूमन फीचर्स थे। मथुरा स्कूल ने अपना यूनिक स्टाइल डेवलप किया, जिसमें लोकल लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बौद्ध, जैन और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई। केव आर्किटेक्चर और पेंटिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंची। रॉक कट स्ट्रक्चर्स को बारीक नक्काशी और चमकीली पेंटिंग से सजाया गया। साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर ने तमिलकम में जीवन, प्यार, युद्ध और ट्रेड का भरपूर वर्णन किया। प्राकृत भाषाएं लिटरेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती थीं, और संस्कृत महाकाव्य, रामायण और महाभारत कंसोलिडेट हो रहे थे। यह कलात्मक और सांस्कृतिक विकास देसी परंपराओं और दूसरी सभ्यताओं के साथ इंटरैक्शंस के प्रभावों दोनों को दिखाता था। लगभग 25 सीई में इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर वर्ण व्यवस्था के आसपास ऑर्गेनाइज था, जो समाज को 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटता था। फैमिली समाज की नींव थी, आमतौर पर पैट्रियार्कल, जिसमें जॉइंट फैमिली सपोर्ट देती थी। शादी एक महत्वपूर्ण सोशल इंस्टीट्यूशन थी, जो अक्सर अपनी जाति के अंदर अरेंज की जाती थी। महिलाओं का स्टेटस अलग अलग था। इस बात के सबूत हैं कि महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थीं और धार्मिक संस्थानों में प्रोमिनेंस हासिल करती थीं। ज्यादातर लोगों की डेली लाइफ खेती बाड़ी के इर्द गिर्द घूमती थी और गांव काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट थे। अर्बन सेंटर्स ट्रेड, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के हब्स थे, जहां तरह तरह के प्रोफेशंस थे। सोशल नॉर्म्स और रीति रिवाज धार्मिक मान्यताओं और लोकल परंपराओं से प्रभावित थे, और धर्म, कर्म और संसार जैसी कंसेप्ट्स लोगों के बर्ताव को आकार देती थीं। कुल मिलाकर सोशल फैब्रिक में आपसी निर्भरता, कम्युनिटी बॉन्ड्स और साझी कल्चरल प्रैक्टिसेस की खासियत थी। खेतीबाड़ी लगभग 25 सीई में भारतीय इकोनॉमी और जीवन शैली की नींव थी। उपमहाद्वीप की डाइवर्स जियोग्राफी की वजह से चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और दालों जैसी कई तरह की फसलें उगाई जा सकती थीं। कपास और गन्ने जैसी कैश क्रॉप्स भी खूब उगाई जाती थीं, और भारतीय कपड़े इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत पसंद किए जाते थे। किसान सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे, और जिन इलाकों में बारिश कम होती थी वहां इरिगेशन सिस्टम्स बहुत जरूरी थे। पशुधन अग्रेरियन इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा था, जो खेतों में काम करने की ताकत, दूध, ऊन और खाद देता था। एग्रीकल्चरल सरप्लस से गांव की आबादी, अर्बन सेंटर्स, बड़ी सेनाओं और धार्मिक संस्थानों को सपोर्ट मिलता था। लैंड रेवेन्यू राज्य के लिए इनकम का मेन सोर्स था, और जमीन पर मालिकाना हिक्यू के कई तरीके मौजूद थे। मजबूत एग्रीकल्चरल फाउंडेशन की वजह से इंडिया एक बड़ी आबादी को पाल सका, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज डेवलप कर सका और बड़े पैमाने पर ट्रेड कर सका। मेरे YouTube चैनल हिडन इंडिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान और दोस्त रजत प्रताप हूं। 2000 साल पहले का इंडिया एक ऐसी सभ्यता थी जो कल्चरल, बौद्धिक और इकोनॉमिक तरक्की के शिखर पर थी। इसका प्रभाव इसकी जियोग्राफिकल सीमाओं से बहुत दूर तक फैला, जिसने एशिया की दूसरी कल्चर्स पर एक गहरी छाप छोड़ी और रोमन दुनिया तक भी पहुंचा। बुद्धिज्म और हिंदू विचार ट्रेड रूट्स के जरिए फैले, जिससे आध्यात्मिक और कल्चरल परिदृश्य बदल गए। साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में इंडिया के योगदान का दुनिया भर में स्थायी प्रभाव पड़ा। डेसिमल सिस्टम और जीरो के कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट ने मैथमेटिक्स में क्रांति ला दी। प्राचीन इंडिया की इकोनॉमिक शक्ति ने इसे ग्लोबल इकोनॉमी का एक अहम प्लेयर बनाया, जिससे इंटरनेशनल कॉमर्स और कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा मिला। इस शानदार अतीत पर सोचने से आज के इंडिया को गहरी प्रेरणा मिलती है। इसका प्लूरलिज्म, टॉलरेंस और आपसी मेलजोल का प्राचीन ईथोस आज की दुनिया के लिए एक वैल्यूएबल मॉडल देता है। ज्ञान, इनोवेशन और एजुकेशन पर जोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता रह सकता है।
इस समृद्ध विरासत को समझकर और सहेजकर आज का इंडिया मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत और समझ हासिल कर सकता है और एक ऐसे भविष्य की ओर भी आचा सकता है जो इसकी प्राचीन सभ्यता की चमक और मजबूती को दिखाए।